हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ। यहाँ पर हम जानेंगे पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में और इसके साथ ही सूर्य और पृथ्वी के बीच जो भी रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से आप पढ़िएगा। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताते चली जाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। इसके पहले हमने द सोलर सिस्टम पढ़ा है, जहां पर 2 पार्ट में मैंने आपको द सोलर सिस्टम पढ़ाया है, तो उसे आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थ, पृथ्वी के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, पृथ्वी को हम नीले ग्रह के रूप में जानते हैं और यह शुक्र के समान भी दिखता है। कई सारी चीजें सिमिलर हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे शुक्र की बहन भी कहते हैं। आज हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में, अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके शेप के बारे में, तो पाइथागोरस ने कहा था कि ये जो पृथ्वी है ये गोल आकार की है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले इतना साइंटिस्ट नहीं थे, पहले इतनी कोई साधन भी नहीं थे जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं, तो लोग ऐसे अनुमान लगाते थे या उनको जो भी चीजें मिलती थी उसके हिसाब से अपने अनुमान को बताते थे। तो पहले पृथ्वी का आकार गोल माना जाता था, पर कई सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने धीरे धीरे इस पर रिसर्च की और कई सारे परिणाम सामने आए। तो अब तो हमें पता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मानना था पाइथागोरस का, उनके अकॉर्डिंग ये था कि पृथ्वी कैसी है, उनका शेप जो है वो सर्कल है और ये सुझाव दिया गया था कि यह ग्लोब के आकार की है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के गति के बारे में। मतलब अर्थ के 2 बेसिक मूवमेंट होते हैं, जिसमें एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। मतलब जो पृथ्वी है, एक तो वो खुद भी परिक्रमा करती है और उसके अलावा सूर्य की भी परिक्रमा करती है। हमने ये जाना था ग्रह क्या होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये है हमारा सूर्य और इसके आगे पीछे अन्य ग्रह चक्र लगाते हैं, अपने ऑर्बिट में एक निश्चित कक्षा में चक्र को पूरा करते हैं। तो इसी तरह हमारी पृथ्वी भी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है, पर ये परिक्रमा 2 प्रकार की होते हैं, जिसमें पृथ्वी स्वयं भी घूमती है और उसके बाद वो सूर्य के चक्कर भी लगाती है। इसलिए उसके जो 2 बेसिक मूवमेंट है वो है रोटेशन और रिवोल्यूशन। चलिए, अब हम जानेंगे कि जब ये पृथ्वी अपने हिसाब से रोटेट करती है या फिर वो सूर्य के चक्कर लगाती है तो इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रोटेशन और अर्थ की वजह से क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो आपने ये सुना होगा कि पृथ्वी एक दिन में पूरा चक्र करने में उसको कितने घंटे लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के करीब टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये माप कहाँ से लिया गया, ये पृथ्वी के रोटेशन से लिया गया है, जो वो खुद एक बार में कंप्लीट करती है। तो ये टाइम कहाँ से लिया गया है, ये पृथ्वी के रोटेशन से लिया गया है, जहां पर उसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगते हैं। और ये कैसे घूमती है, विपरीत दिशा में, पश्चिम से पूरब घूमती है। जो अन्य ग्रह है वो भी इसी दिशा में घूमते हैं, सिवाय शुक्र और यूरेनस को छोड़ के। अगर हम बात करें पृथ्वी की धुरी की, तो ये कितने कोण पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जो अर्थ का एक्सिस है वो कितने एंगल पर परपेंडिकुलर है, तो ये है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन का वेग भूमध्य रेखा से किसी स्थान के दूरी के आधार पर भिन्न होता है। ध्रुव पर पूर्ण वेग लगभग 0 होता है। ठीक है, घूर्णन का सबसे बड़ा वेग भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। हालांकि पृथ्वी का अगर आप साइज देखते हैं तो जो हमारी बीच की भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ी है, पर ध्रुवों पर आकर ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए जो घूर्णन का, रोटेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट पाया जाता है वो आपका भूमध्य सागर की ओर पाया जाता है, क्योंकि उसका स्थान भी बड़ा है। तो वहां पर घूर्णन का वेग, आपका जो है वेलोसिटी, रोटेशन जो है वो इक्वेटर पे ज्यादा फाउंड की जाएगी। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये घूमने के प्रभाव से, रोटेशन से क्या क्या आपके होते हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि सूर्य अस्त और उदय होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दिन रात हम देखते हैं वो किसके कारण होता है, वो होता है पृथ्वी के रोटेशन के कारण। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर हर जगह दिन और रात की वैकल्पिक घटना होती है। जैसे यहाँ आज दिन है, ठीक है, दिन के बाद रात आएगा, बट ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है। इसके विपरीत साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, अगर यहाँ दिन है तो वहां पर रात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें हैं अगर वो पड़ रही हैं नॉर्थ में,
तो यहाँ पर तो दिन रहेगा, पर जहां नहीं पड़ रही है वहां पर अंधेरा रहेगा, तो वहां पर रात हो जाएगी। तो ये होता है रोटेशन के प्रभाव के कारण। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के बीच समय के अंतराल के लिए पृथ्वी का घूर्णन ही जिम्मेदार है। मतलब जो समय अंतराल होता है, जैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं दूर घूमने जाते हैं, तो ये अंतराल किसके वजह से आता है? रोटेशन की ही वजह से आता है। घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं और समुद्री धाराएं अपने सामान्य पथ से विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये कोरियोलिस फोर्स है क्या? तो हमारी पृथ्वी जब एकदम तेजी से घूमती है तो कुछ जो हवा है उसके अगल बगल बहुत तेज से घूमने लगती हैं, तो ये जो हवाएं हैं इसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स की ही वजह से जो समुद्री धाराएं हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो करंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंचते, कौन सा गल्फ स्ट्रीम हो गया आपकी और फ्लोरिडा की धारा हो गई, ये जो सब हम चीज पढ़ते हैं वो हम समुद्री धाराओं में पढ़ते हैं। तो इस पे कौन सा बल काम करता है? कोरियोलिस बल काम करता है। इसमें हम हवा के रुख के बारे में पढ़ेंगे कि हवा किस तरह से किस ओर को जाती है, भूमध्य रेखा में ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं। तो कोरियोलिस बल का एक बहुत ही यहाँ पर इफेक्ट करता है इस चीज को। ज्वार सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अलावा पृथ्वी के घूमने का भी कारण है। इसके अलावा जो आपके ज्वार है, टाइड से जो आते हैं ज्वार भाटा, ये भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होते हैं। अब हम बात करेंगे जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उसके कारण क्या क्या आपके मोमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है वो चारों ओर अपनी कक्षा में घड़ी के विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यानी पश्चिम से पूरब की ओर गति को पृथ्वी का परिक्रमण कहा जाता है। हिंदी में से परिक्रमण कहते हैं और इंग्लिश में से रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर कितना समय लगता है? 365 दिन, ठीक है। और बचा हुआ ये 6 घंटा, तो अगर हम देखें 6 + 6 + 6 + 6, यहाँ पर ये टोटल हो जाता है दोस्तों 24, मतलब एक दिन आपका बढ़ गया। तो मतलब 4 साल बाद हमारा एक दिन बढ़ जाता है। तो फरवरी में ये जो लीप ईयर होता है, ये जो 24 आवर आपका बढ़ रहा है वो लीप ईयर में काउंट हो जाता है। इसलिए हर साल हम लोग हर 4 साल बाद लीप ईयर मनाते हैं। तो यहाँ पर दिन ऐसे बढ़ता है। ये आपको आज समझ में आ गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता वो जरूर कमेंट करके बताएं कि हमें आज ये पता चल गया है कि लीप वर्ष क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हर साल का 6 घंटा आपका बच जाता है। जब ये 4 साल में काउंट होगा तो ये पूरा एक दिन के बराबर बचता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे निकट और सबसे दूरी। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, और जब जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत दूर रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य सबसे निकट रहता है, इसे पेरिहेलियन कहा जाता है। पेरिहेलियन में इसकी दूरी होती है 147 मिलियन किमी। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है, इसे अपहेलियन कहा जाता है और यहाँ पर दूरी होती है 152 मिलियन किमी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस अंडाकार में आपकी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये ऐसा टाइम है जहां पर पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सूर्य की जब सबसे नजदीक रहती है तो इसे हम कहते हैं पेरिहेलियन। और ये तारीख कौन सी है? 3 जनवरी। पर अगर हम बात करें यहाँ की, ठीक है, यहाँ पर सूर्य से इसकी काफी ज्यादा दूरी हो गई, तो इसे हम कहेंगे अपहेलियन और ये होती है 4 जुलाई को। तो यहाँ पर काफी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो दिन भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जुलाई का जो टाइम होता है उसमें दिन काफी लंबा होता है, तो ये दूरी के कारण होता है। चलिए अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। यहाँ पर अर्थ के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो होता है साइकिल ऑफ सीजन, मतलब ठंडी गर्मी, यहाँ पर बरसात, ये जो भी होता है ये किसके कारण होता है? जो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है उसके रिवोल्यूशन के कारण ही यहाँ पर हमें ऋतुओं का चक्र देखने को मिलता है। और इंडिया में तो यहाँ पर कई प्रकार की ऋतुएं हैं, जहाँ पर शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु भी हमें देखने को मिलती है। पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सभी ऋतुएं भी नहीं पाई जाती। तो इंडिया का जो यहाँ का पूरा अगर स्ट्रक्चर देखे जियोग्राफी के भी तौर पे, तो यहाँ पर पहाड़, पर्वत, मैदान सभी तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। और इसके अलावा समुद्री क्षेत्र भी पाया जाता है, हिमालय भी क्षेत्र है। और जैसा ऋतु में हमने बात की तो सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी तरह के जियोग्राफी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिन और रात की लंबाई में भिन्नता, जैसे कि हम देखते हैं ठंडी जब आती है तो हम ऐसा कहते हैं कि दिन छोटा हो गया है और रातें लंबी हो गई हैं। वहां पर दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब पूरा 24 घंटा बीत गया, ये भी हमें नहीं पता चलता। तो ऐसा विंटर में क्या होता है हमें कि डे आपका कम रहता है और नाइट आपकी जो है वो ज्यादा लंबी रहती है। पर जैसे ही गर्मी आती है उसमें हम क्या कहते हैं कि डे आपका बहुत बड़ा है, दिन आपका बहुत बड़ा है और रातें जो है वो छोटी हो जाती हैं। तो ऐसा किस कारण होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चक्र लगाती है तो उसकी दूरी के कारण ऐसा संभव होता है। पृथ्वी और तापमान क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के वितरण में भी भिन्नता होती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो जैसा हमने अभी देखा कि वो उससे दूर रहती है, कभी नजदीक रहती है, तो ऐसे कारण में जो उसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, कभी पृथ्वी के एकदम समीप रहने पे बहुत अधिक गर्मी होगी और जब दूर होगा तो वो ठंडा होगा। तो इसीलिए वहां पर का जो जोन है, टेम्परेट जोन है, वो भी काफी अलग पाया जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोलर एनर्जी का अर्थ पर, वो टेम्परेचर जोन काफी अलग अलग पाया जाएगा, भिन्नता पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों विषुव की। विषुव क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे विषुव के बारे में कि विषुव के दौरान पूरे विश्व में दिन के उजाले और अंधेरों की अवधि समान होती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, जैसा आपने देखा भी होगा कि दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है, या फिर विंटर की बात अलग करें यहाँ पर या गर्मी की बात करें तो सब जगह दिन और रात की अवधि समान नहीं होती। पर जब दिन की उजाले और अंधेरे की अवधि समान होती है तो उसे हम कहते हैं विषुव। ऐसा किस दिन होता है? ऐसा होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये ऐसे 2 दिन हैं जब विषुव कहलाते हैं। और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के सीधे ऊपर होता है। चलिए, तो भूमध्य रेखा मतलब कहने का मतलब है इक्वेटर। ये हमारी जो बीच की रेखा है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे हैं? सीधे एकदम ऊपर पड़ती हैं। तो यहाँ पर सीधे सूर्य के किरणें पड़ने पर दिन तो लंबा होगा ही, रातें भी लंबी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अवधि जो कहते हैं, पूरा एक टाइम पीरियड जो है दिन और उजाले का, रात का, वो दोनों समान होता है। और इस स्थिति को हम कहते हैं वसंत विषुव। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ये बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि वसंत विषुव किस दिन होता है? ये होता है आपका 21 मार्च को। वसंत विषुव से अगर आप याद करें तो वसंत जो है हमारा लगभग फरवरी से मार्च के बीच का समय होता है और 21 मार्च को इसीलिए हम लोग कहते हैं वसंत विषुव, ठीक है। स्प्रिंगिंग यूक्नॉक्स ये होता है 21 मार्च को। अब बात करें हम 23 सितंबर की, जिस दिन आपका विषुव होता है। ये दूसरा दिन है जब आपके दिन के उजाले और रात की अवधि, अंधेरे की अवधि समान होती है और भूमध्य रेखा जो है सीधे ऊपर होता है। इसे हम कहते हैं शरद विषुव। तो शरद जो है ठंडी का एक सीजन है, तो शरद विषुव इसलिए इसे कहा जाता है। 23 सितंबर जो है स्टार्टिंग आपका होने लगता है। अभी हालांकि ऐसा है ठंडी काफी देर से स्टार्ट हो रही है, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है ना। तो सितंबर आते हुए आपका जो है शरद विषुव इसे कहते हैं, ठीक है। इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बाइलैंग्वेज सभी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप यहाँ से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी हमने आपको पूरा कंटेंट दिया है, समझाने का पूरा प्रयास है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लग रही हैं। साथ ही सीयूसेट फाइटर पे आपकी लगातार क्लासेस चल रही हैं। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लीजिए, सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सीयूसेट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जानकारी दी हुई है, वहां से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर। चलिए, विषुव के बाद अब हम पढ़ेंगे संक्रांति। संक्रांति दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे संक्रांति, सोलेस्टिक। सोलेस्टिक क्या होता है? Solastic is one of the 2 dates in the year on which the sun reach greatest altitude north और south। मतलब कि जिस दिन ऐसा मतलब दिन होता है जब भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण में सबसे अधिक ऊंचाई पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और उष्णकटिबंधीय की रेखाओं में से एक साथ ये ऊपर होता है। इसे हम कहते हैं संक्रांति। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म संक्रांति के बारे में। ये कब होता है? 21 जून को पृथ्वी अपनी कक्षा में इस प्रकार स्थित होती है कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम। ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया हमारा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ठीक है। तो कर्क रेखा हमारी ऊपर की ओर है। जैसा कि हमने जब भारत के बारे में सामान्य जानकारी में भी हमने आपको बताया था कि भारत में भी कर्क रेखा गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है, गुजरात से होते हुए कौन कौन से राज्यों से जाती है, उसमें हमने पढ़ा था। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कर्क रेखा उसी के आसपास है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये 21 जून को इस प्रकार स्थित होती है कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर की ओर होता है। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं इस तारीख को 21 जून को, तो उसे हम कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की किरणें कभी कर्क रेखा पर, कभी भूमध्य रेखा पर या कभी आपकी मकर रेखा पर जाती हैं। तो इस हिसाब से वहां का आपका टेम्परेचर, वहां का दिन और रात की अवधि, ये सभी समान नहीं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ग्रीष्म संक्रांति की, तो ये 21 जून को होता है और इस दिन क्या होता है, कर्क रेखा पर आपकी सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में होगा, पर आपकी जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में आती है। तो ठीक है, इसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, जिसका दिन सबसे लंबा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य से दूर है। तो यहाँ पर जब अगर हम सूर्य की किरणों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिन लंबा होगा, क्योंकि सीधी रेखाएं हैं, कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, तो उस दिन लंबा होगा। पर दक्षिणी जब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की, या फिर बात करें साउथ हेमिस्फीयर की, तो वो विपरीत होगा। यहाँ पर अगर दिन लंबा है तो इस साइड क्या होगा, दिन छोटा होगा, या फिर यहाँ दिन छोटा है तो यहाँ पर रातें लंबी होगी। तो इस तरह से आपको समझते चलना है। ठीक है, उस दिन उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए 24 घंटे के लिए पूर्ण प्रकाश का अनुभव करता है। दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर ये, क्योंकि कर्क रेखा से यहाँ पर इसकी जो दूरी है काफी नजदीक होगी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की ओर झुका होता है, इसलिए 24 घंटे पूर्ण प्रकाश का अनुभव करते हैं। यहाँ पर तो जो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो दिन और रात होते हैं, पर ध्रुव पे ये पूरे दिन उजाला रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत करने के कारण, आपके उत्तरी ध्रुव से नजदीकी होने के कारण वहां पर पूरा दिन उजाला रहता है। दक्षिणी ध्रुव में सूर्य से दूर होता है, इसलिए 24 घंटे पूर्ण अंधकार होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ पर समान हो रही है उसका विलोम ठीक उसका विपरीत यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। जैसे यहाँ दिन अगर लंबा है तो यहाँ पर रातें छोटी हैं। उसी प्रकार अगर उत्तरी ध्रुव की हम बात करें, नॉर्थ पोल की बात करें, तो आपका नॉर्थ पोल में पूरा प्रकाश है, पूरा दिन आपका प्रकाश रहता है, और इसके विपरीत साउथ पोल में पूरा दिन आपका अंधेरा रहता है। चलिए, अभी तक हमने ग्रीष्म के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे शीतकालीन, विंटर सोलेस्टिक के बारे में बात करेंगे। इस टाइम जो है सूर्य मकर रेखा पर होती है, अभी उसमें हमने पढ़ा था कर्क रेखा पर होती है। अब जब शीतकालीन की बात करेंगे तो सूर्य जो है मकर रेखा पर होती है। 22 दिसंबर के दिन शीतकालीन संक्रांति के रूप में मनाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बड़े हिस्सों को सूर्य की सीधी किरणें मिलती है, इसलिए जहां पर देखिए सूर्य की सीधी किरणें आपको मिलेंगी वहां पर दिन लंबा होगा, और जहां पर सूर्य की किरणें दूर होंगी वहां पर अंधेरा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिनों की तुलना में रातें अधिक लंबी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की अवधि को हम कहते हैं एपोजी। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी को, यहाँ पर जो बीच की सबसे दूरी है उसकी बात करी है कि डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है। तो इस अवधि को हम कहते हैं भू समीपक, मतलब इसे हम कहते हैं भू समीपक कहते हैं या फिर पेरिजी कहते हैं। द पीरियड ऑफ द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी। और जब डिस्टेंस बहुत दूर रहता है तो इसे हम कहते हैं एपोजी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बारे में, कि कहाँ पर आपकी विषुव पाए जाते हैं, विषुव किस दिन मनाया जाता है, शरद विषुव किस दिन होता है, ग्रीष्म विषुव किस दिन होता है। तो सूर्य और उनके किरणों पृथ्वी के बारे में कुछ हमने यहाँ पर बेसिक जानकारी ली है, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाई होंगी आपने उन्हें जरूर नोट किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों।
उनको भी हेल्प होगी इस वीडियो से। और इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।